आज मैं लेकर आया हूँ 6 सेम का ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। आज का क्लास काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। मोबाइल नंबर 9877 580530 एंड द सेकेंड नंबर 9122194906। आप किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट लोग आपको सही गाइडलाइन देंगे। खैर, अभी हम लोग केटीपी क्लासेस हैं जो इंजीनियर आलोक सर के थ्रू। ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा नाम, कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है। तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर जो आपके पास मिले हैं उसमें सारी चीज़ों का डिस्कस किया गया है। तो आज का क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आज के क्लासेस में। और हाँ, हमारा एक ब्रांच ऑफिस मुजफ्फरपुर में भी खुल रहा है, जहाँ पे ऑफलाइन आप इधर के अगर कोई बच्चे इससे जुड़ रहे हैं तो आप हमें यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ के ब्रांच ऑफिस यानी यहाँ के ऑफलाइन क्लासेस में भी आप शामिल हो सकते हैं। खैर, अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन राउंड के ऊपर, और आज के क्वेश्चंस के ऊपर में आपको खटाखट आंसर भी देना है, और हम लोग डिस्कस करते हुए एक एक क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। खैर, यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, और क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग का आज प्रैक्टिस भी होगा। जबरदस्त आज का क्लास है, यानी ऑल ओवर अगर हम क्लासेस की बात करें तो आज का क्लास एकदम फाड़ू क्लास है और गर्दा उड़ जाएंगे। रेडी हो जाओ, पानी वानी पी पा के रेडी रेडी सारे लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। स्क्रीन के ऊपर में पहला क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपसे कि थोड़ा कलर चेंज कर ले हम। करेक्ट। विच अमोंग दिस इज द सर्विस बिजनेस। इसमें आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि विच अमोंग दिस इज द सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस कौन सा है? इन सारे 4 ऑप्शंस में सर्विस बिजनेस किसको माना जाता है? देखो, सर्विस बिजनेस का जो लेक्चर हम आपको दिए थे उस लेक्चर में ऑलरेडी बताए थे सर्विस बिजनेस के बारे में, कि व्हाट इज सर्विस बिजनेस। ये सर्विस बिजनेस क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। खैर, आज के क्लासेस में भी बताएंगे। सर्विस बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि हम कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं देते हैं किसी को। ध्यान से सुनना, कि हम किसी भी लोगों को न्यू प्रोडक्ट नहीं देते हैं किसी पेमेंट के माध्यम से। यानी कि अगर कोई हमें पैसा देता है तो हम उसको न्यू प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम उसे सर्विस देंगे, एक तरह का सर्विस देंगे। तो सर्विस में क्या होगा कि हम कहीं से उसको न्यू प्रोडक्ट नहीं देने जा रहे हैं। तो इसमें लिख रहा है क्वेश्चन कि विच अमंग दिस इज द सर्विस बिजनेस। देखो, टेक्सटाइल बिजनेस का अगर हम बात करें, यहाँ पे आप भी आंसर करो, खटाखट आंसर दो हमारे चैट बॉक्स में अगर आंसर आ रहा है आपको तो, और हम अभी समझा रहे हैं आपको, फटाक से दोनों चीजों में आपको पता चल जाएगा। टेक्सटाइल बिजनेस का अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस में क्या होता है कि कोई बंदा आपको पेमेंट कर रहा है तो उसके बदले में आप एक न्यू प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, टेक्सटाइल उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सर्विस बिजनेस का पार्ट बनेगा कि नहीं, ये आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। सेकेंड है काउंसलिंग बिजनेस। काउंसलिंग बिजनेस पे हम डिस्कस करेंगे। लेदर बिजनेस, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है आपका लेदर बिजनेस। लेदर बिजनेस क्या होता है? अगर हम थर्ड ऑप्शन लेदर बिजनेस की बात करें तो क्या होता है कि इसमें भी हम किसी जो ग्राहक है हमारे, उसको हम क्या दे रहे हैं, एक तरह का एक तरह का उसको हम क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक प्रकार का हम प्रोडक्ट उसको रिटर्न दे रहे हैं किसी इन्वेस्ट का। और वुड बिजनेस यानी लकड़ी, तो लकड़ी के अंदर में भी हम उसको क्या देते हैं, एक तरह का प्रोडक्ट देते हैं। तो सर्विस बिजनेस का अर्थ ही होता है, सर्विस बिजनेस अपने बिजनेस में ऐसा ही बात करता है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर में आपको न्यू प्रोडक्ट नहीं देने जा रहा हूं, हम अपने बिजनेस में आपको एक तरह का सर्विस दूंगा। आप अगर हमें पैसा देंगे तो उसके बदले में हम आपको एक सर्विस दूंगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, आप उसको टच कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट सिर्फ आप उसको, हाँ सॉरी, फील आप उसको कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसका शेप साइज नहीं होगा, सिर्फ आप उसको फील करेंगे। ऐसा कहा जाता है सर्विस बिजनेस के अंदर में, जो लेक्चर फर्स्ट वगैरह में हमने आपको बताया था। खैर, आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर अभी तक आपको पता हो गया होगा, और नहीं हुआ हो तो अभी हम इसका आंसर बताते हैं कि द बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ सर्विस बिजनेस। करेक्ट आंसर इज काउंसलिंग बिजनेस। काउंसलिंग में क्या होता है कि हम किसी को काउंसलिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से सर्विस बिजनेस का जो ऑप्शन हमारे पास आंसर बन के आ रहा था, द आंसर इज काउंसलिंग बिजनेस। क्लियर? तो हमने चारों ऑप्शन को भी समझा, और इसका जो करेक्ट आंसर है
उसको भी हम लोगों ने समझा। तो इसी तरह से आपको भी जवाब देना है। तो आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन को आप देखें, इसका अगर आंसर आ रहा हो तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दें। हमारे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना चाहिए। जो सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, इसमें लिख रहा है कि विच अमोंग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन सारे में से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, जैसे हमने सर्विस बिजनेस में बताया उसी तरह इसमें जो हम बता रहे हैं, एक मिनट, जिस तरीके से हमने सर्विस बिजनेस बताया उसी तरीके से इसमें हम आपको बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ही होता है कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। सर्विस बिजनेस में आपको बताया था कि वहां न्यू प्रोडक्ट की बात नहीं होती है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बीच अमोंग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इसमें से कौन नहीं है, यहाँ पे बताया है नोट, इसको भी ध्यान रखें कि इसमें अब बताया जा रहा है कि इसमें से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन नहीं है। जैसे कि सर्विस बिजनेस का बात हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें किया था, सेकेंड क्वेश्चन में बता रहा है कि विच अमोंग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, तो अगर अभी का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके फटाफट कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ऑब्जेक्टिव का क्लास हम कंटिन्यू इसी तरह का लेकर आए आपके पास और आपके साथ प्रैक्टिस करें। तो चैट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर बताइए। पहला है प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, स्मार्टफोन मेकिंग, हेयर ड्रेसिंग बिजनेस एंड कैंडी मेकिंग बिजनेस। आप इसका ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। जैसे प्लास्टिक का कोई चीज आप बनाते हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पार्ट नहीं है। आपसे पूछ रहा है स्मार्टफोन बना रहे हैं आप, मोबाइल वगैरह बना रहे हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। फिर थर्ड में है कि हेयर ड्रेसिंग, जो आप बाल वगैरह काट रहे हैं किसी का, या फिर किसी के बाल में आप कलरिंग कर रहे हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पार्ट नहीं है। और कैंडी मेकिंग, यानी कि कोई कैंडी वगैरह सब आप बना रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट है या नहीं, ये आपको बताना है और खटाखट आप चैट बॉक्स में बताएं। सो विच अमोंग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कौन सा इसमें से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, जल्दी बताएं। हम चारों ऑप्शन को भी आपको समझा दिए, और स्क्रीन पर एक नंबर मिल रहा होगा, कहीं कोई परेशानी हो भाई साहब तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, हम आपके ग्रुप में भी हैं, आप वहां भी हमारे साथ ऐप पर भी मिल सकते हैं, हर जगह हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। सो डोंट माइंड। हाँ, तो फटाफट आंसर दो भाई, टाइम नहीं है। आंसर, 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 फटाफट आंसर डालो। सो विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखो, अगर हम प्लास्टिक कंटेनर का बात करें तो इसमें भी न्यू प्रोडक्ट निकलता है, स्मार्टफोन का बात करें तो इसमें भी न्यू प्रोडक्ट निकलता है। हाँ, हेयर ड्रेसिंग का अगर हम बात बोले तो इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो यही आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करें। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। ग्लोबलाइजेशन अगर आप हमारे लेक्चर में पढ़े होंगे, जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया, पूरे फुल सिलेबस का लेक्चर आपके पास होगा, आप उसमें पढ़े होंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैसा बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड में किया जाता है, पूरे दुनिया में उस बिजनेस को किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है तो वो कंपनी का बिजनेस इंडिया में भी होगा, चाइना में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, रशिया में भी होगा, सब जगह होगा। सो इसी का एग्जाम्पल देना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा उसमें से ऑप्शन सही है इस ग्लोबलाइजेशन के लिए। खटाखट आंसर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में जल्दी। तो इसका भी आंसर हम आपको बताएं, अब दे दिए होंगे, उम्मीद है कि आपको आंसर आ रहा होगा, आपने दे चुका है अभी तक। अगर नहीं दिया है तो आप वीडियो को रोक के आंसर दीजिएगा, आंसर बिना देखे आंसर दीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बताऊं फटाफट। देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस में नहीं माना जा सकता है। लॉ की बात करें तो लॉ को भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस में नहीं माना जाएगा। यानी मीडिया और एंटरटेनमेंट, यानी कि मीडिया मीडिया वाले को अगर माना जाए तो ये एक तरह का ऐसा बिजनेस है जो आपका हर जगह किया जा सकता है, वर्ल्ड वाइड में किया जा सकता है।
ऑल ऑफ एबव द, इसका मतलब बोल रहा है कि ये चारों का चारों ऑप्शन सही है। सो ये ग्लोबलाइजेशन का आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। खटाखट आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में, और फटाफट इसके आंसर दीजिए चैट बॉक्स में कि इज द ट्रांसपोर्टेशन इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लॉ इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या ये सारे एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। खटाखट इसका आंसर दीजिए। चलो इसका आंसर आपको देना है, मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके आंसर आप बताएंगे, उसके बाद हम इस कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ही इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। सो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का हम मीनिंग भी बता चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे दुनिया में किया जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी ऐसा बिजनेस, जैसे स्मार्टफोन चाइना का इंडिया में भी लॉन्च हुआ, इंडिया में भी वो चाइना का स्मार्टफोन बिका, बहुत सारा चाइना का आइटम इंडिया में भी सेल आउट होता था। तो वो बिजनेस को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड बिजनेस। तो वैसा ही इसमें बिजनेस आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर में किसको रखा गया है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से खटाक से आप चैट बॉक्स में आंसर बताओ। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं चैट बॉक्स में ही रिटर्न जवाब दूंगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन। कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया गया? ए ऑप्शन है हेनरी फयर, एफ डब्ल्यू टेलर, एम सी जर्ज और हर्जबर्ग। किसके द्वारा? ये चारों साइंटिस्ट के नाम हैं, इनमें से किसके द्वारा आपको कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सो इसमें आपका सही जो आंसर है वो कौन सा है? सिर्फ इतना याद रखना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जब कंसेप्ट की बात करें तो टेलर को याद रखना, क्योंकि टेलर साहब ने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को दिए थे। सो करेक्ट आंसर इज एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट इज व्हाट बोला है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। 14 का 14 प्रिंसिपल देने वाला मैनेजमेंट में कौन व्यक्ति था? मैनेजमेंट को 14 का 14 प्रिंसिपल देने का किसने शुरुआत किया, किसने दिया 14 प्रिंसिपल अपने मैनेजमेंट को? सो इसका करेक्ट आंसर आप बताएं फटाफट चैट बॉक्स में। मैस्लो ने दिया, या एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया, या डेविड रिकार्डो ने दिया, या फिर हेनरी ने दिया? किसने इसमें चारों के 14 प्रिंसिपल को दिया? चैट बॉक्स में आंसर बताए, फटाफट आंसर बताए, चैट बॉक्स के अंदर में आंसर बताए, फटाफट आंसर बताए, जल्दी 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 आंसर बताए प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर बताए चैट बॉक्स में। देखो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताए। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जल्दी किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी फटाफट जल्दी। हेनरी फायोल के द्वारा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हेनरी फायोल के द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया था, हेनरी फायोल द्वारा। ये जो डेविड रिचार्ड थे ना, ये क्या थे पता है आपको? डेविड रिचार्ड, ये डेविड रिचार्ड जो थे एक ब्रिटिश ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर में रिसर्च किया था। सो तो हेनरी फयोल ने, आप जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बताया, हेनरी फयोल ने 14 स्टेटमेंट दिया था बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर में। सो करेक्ट आंसर इज हेनरी फयोल। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था ये 14 के 14 जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट था, ये 14 के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए थे इन्होंने, ये कब दिए थे? 1916 में। तो ये भी याद रखिएगा डेट कि हेनरी फयोल ने कब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिए थे, तो 1916 में। करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड, everyone in the organization should have one boss, two boss, three boss, four boss। खटाखट चैट बॉक्स में आंसर बताइए।
सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हर व्यक्ति के ऊपर कितने बॉस होना चाहिए? एक एक लीडर होना चाहिए, 2 लीडर होना चाहिए, 3 लीडर होना चाहिए, 4 लीडर होना चाहिए, या 10 लीडर होना चाहिए? देखो, अगर एक से ज्यादा किसी के ऊपर में लीडर होता है तो वो क्या होता है, मैटर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हर इधर से उधर चीजें होना शुरू हो जाते हैं। सो एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन बॉस। एक ही बॉस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होना चाहिए, हर आदमियों के ऊपर में एक बॉस होना चाहिए, ताकि इसमें क्या होता है, डिसीजन टेकिंग आसानी से हो जाता है। अगर किसी स्टाफ को अपने लीडर तक कोई चीज पहुंचाना होता है तो वो भी आसानी से हर चीजों को पहुंचा पाता है। इसलिए हर लोगों के पास एक ही बॉस होना चाहिए, 2 3 4 एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, वहां पे कंफ्लिक्ट होने की संभावना बना रहता है। करेक्ट। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सातवां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरिटी किस पे, सॉरी, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योर बाय द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो क्या चीज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है, बताइए जल्दी। क्या ग्रेट एफिशिएंसी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मेन थॉट क्या होता है, ग्रेट एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल ऑफ द अबव। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सॉरी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन होता है कि क्या मतलब उसका मेन थॉट होता है। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है आंसर, तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं चार बॉक्स में, हम एक एक करके सबको समझाते हैं। ग्रेट इफिशियंसी, ज्यादा इफिशियंसी हो, प्रोडक्टिविटी रेट हमें ज्यादा हो, हम ज्यादा से ज्यादा सामानों को एक कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हम करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस का मतलब कि कोई टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं या कोई काम को करने जा रहे हैं तो उस काम में स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक तरीके से हम करें, एक सिलेवार ढंग से करें। डिवीजन ऑफ लेबर, हर टैलेंट के हिसाब से अलग अलग लेबरों का डिवीजन करें। ऑल ऑफ द अबव। तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योर्ड फंक्शंस क्या होते हैं, उसको आपको बताना है। सो इसका आंसर होगा इस सारे के सारे, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे जरूरत होती है इंश्योर्ड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप इन जापान। जापान के अंदर में कौन से टेक्निक को डेवलप किया गया था, फटाफट आंसर बताइए। जापान के अंदर में इस प्रोजेक्ट में, यानी कि जापान के अंदर में किस टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट को ये किया गया था, डेवलप किया गया था। क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, या पीआरटी, काइजेन, या फिर नम। कौन सा जापान का टेक्निक है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जापान का टेक्निक है, खटाखट आंसर बताइए। ये चारों में से कौन सा जापान का टेक्निक है। देखिए, सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ, पीआरटी, या फिर काइजेन, या फिर नम। कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो क्या हुआ था, 1966 में इसको लॉन्च किया गया था। हम सबको एक एक करके बता, 1966 में इसको लाया गया था। और ये जो टेक्निक है, ये एक्चुअल में आपका जो टेक्निक है, कहाँ का टेक्निक है, सीपीएम। तो ये टेक्निक जो सीपीएम है वो आपका न्यूयॉर्क का टेक्निक है। कहाँ का है, न्यूयॉर्क का। याद रखिएगा कि ये टेक्निक आपका कहाँ का है, न्यूयॉर्क का टेक्निक है। पीआरटी जो टेक्निक है वो आपका पीआरटी टेक्निक यूएसएन का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेवी, जो 1958 ईस्वी में इस टेक्निक को बताया गया था, पीआरटी टेक्निक। काइजन जो है वो काइजन जापान का टेक्निक है। कहाँ का टेक्निक है, जापान का टेक्निक है। सो आंसर इज व्हाट, काइजन इज द करेक्ट आंसर, काइजन इज द करेक्ट आंसर। और काइजन को जो दिया था वो कब दिया था जापान का इस टेक्निक को, 1960 में डॉक्टर डेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर डेमिंग। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट आंसर इज द काइजन। ठीक है, आई होप कि अभी समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट है, हाई मोरल लीड्स टू ऑफ जॉब सर्टिफिकेशंस, ऑन जॉब सर्टिफिकेशन, पर्सनल सर्टिफिकेशन, ऑल ऑफ इट। यानी कि जो मोरल, हाई मोरल लीड्स क्या होता है, हाई मोरल हम किसी एम्प्लॉय को क्यों करते हैं, मोरली उसको एक्टिवेट क्यों करते हैं। इस चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर। हाई मोरल लीड्स टू, हाई मोरल लीड्स टू ऑफ जॉब सर्टिफिकेशंस, यानी कि जॉब से जब आप घर जाए तो आपका दिमाग शांत रहे, या आप जब जॉब पे रहे तो आपका दिमाग शांत हो और आप एक इंटरेस्ट से किसी काम को
करें। पर्सनल सर्टिफिकेशंस मतलब सी जो ऑप्शन है पर्सनल सर्टिफिकेशंस सेक्शन, ये आपका सर्टिफाइड हो कि हमने जो जॉब को किया वो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि हमने जो काम को किया वो बिल्कुल सही किया। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे के सारे होते हैं हाई मोरल लीड्स टू। इसका मेन क्या होता है कि मोरल का अर्थ क्या होता है? समूह में खुश होना, किसी समूह को खुश करना। ठीक है, आपका ग्रुप हो किसी लेबर का तो सारे को मिलके खुश करना ही आपका मोरल का अर्थ हो। सो इसमें से कौन सा आंसर है? खटाखट बताइए कि कौन सा आंसर। सो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि ऑफ जॉब सर्टिफिकेशंस भी हमारा सर्टिफाइड करते हैं, ऑन जॉब सर्टिफाइड भी करते हैं, पर्सनल सर्टिफिकेशन भी होते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं कि हम सारे काम को करके खुश हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ अबव यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच अमोंग दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? फटाफट बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जर्नल है या बैलेंस शीट है या ट्रायल बैलेंस है या बहुत सारा है? विच वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा होगा। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जर्नल, कौन सा आंसर होगा? हो गया, मैं बता दूं और वेट करवाओगे? कमेंट करो खटाखट क्या करवाना है, जल्दी आंसर देना है या फिर रुकना है? वीडियो को पॉज कर लो यार, वीडियो को पॉज करके आंसर तो फिर देखो आंसर हम बता देते हैं आपको। सो आंसर इज द बी, बैलेंस शीट इज द आंसर। अब भाई पूछोगे कि सर जर्नल क्या होता है? जो मैगजीन वगैरह होता है उसको जाए, तो मैगजीन वगैरह का जहां बात हो रहा है तो वहां आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना। ट्रायल बैलेंस का अगर हम बात करें तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सो ये क्या होता है? जर्नल अकाउंट लेजर होता है, जर्नल अकाउंट लेजर होता है। ठीक है, ये जर्नल अकाउंट लेजर होता है। इसमें आप कोई खास नहीं होता है, एक जर्नल जैसे अकाउंटेंसी के लिए लेजर होता है, उसे ट्रायल बैलेंस करते हैं। अब वाउचर वगैरह तो आप जानते हो कि पेमेंट उमेंट का जो स्लिप लेकर गेट के ऊपर में जाते हैं, फिर वहां पे आपको उसके बदले में पैसा मिल जाता है, इसको वाउचर। सो करेक्ट आंसर इज द डी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, द फादर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती है कुछ, इसको सही सुधारो थोड़ा सा। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा गया था? बताइए। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? चैट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट। सो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज व्हाट? टेलर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेलर। फयोल, जॉर्ज आर्टेरी और एप्ली ये सारे नहीं होंगे। हेनरी फयोल के बारे में तो पता है, इन्होंने फयोल साहब जो ये थे उन्होंने 14 स्टेटमेंट दिया था, 14 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस का दिया था, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। जॉर्ज आर टेरी और एप्ली अलग चीज है। टेलर जो है इसका करेक्ट आंसर है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का आंसर कौन सा है? टेलर। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर। ठीक है। द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज, बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस? यहाँ पे इसको ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस? कौन सा बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? रिस्क उठाना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या ब्लैक मार्केटिंग, मतलब अब समझ लो काला धन और प्रॉफिट, यानी कि आपको आप सिर्फ सोच रहे हो कि हमें प्रॉफिट हो, और ऑल ऑफ एबव यानी कि सारे के सारे। आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस कौन सा है इसमें से? सो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि हमने इसके बारे में लेक्चर प्रोवाइड किया था और इसमें आपको बताया गया था कि द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज रिस्क। जब हम रिस्क उठाएंगे वही हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट। रिस्क उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस आगे डेवलप होगा, अगर रिस्क नहीं ही उठाएंगे तो हमारा बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एज रिस्क। थर्ड क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन सा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओल्डेस्ट मॉडल पे रखा गया? सबसे ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? इसके बारे में ऑलरेडी हमने लाइन और स्टाफ क्या होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल्स, जब हम काम करते हैं तो हमारे स्टाफ का लाइनिंग फिक्स होना चाहिए कि भाई हमको किससे कैसे कैसे काम करवाना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे काम करवाते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में हमने बताया था कि ये जो होता है
लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, ये सारे चीज इसके बाद, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद लाइन एंड स्टाफ आया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आया, इसके कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे चीज न्यूएस्ट है। तो द ओल्डेस्ट पार्ट हमारा बच रहा है, आई थॉट की लाइन ऑर्गेनाइजेशन, विच इन द आंसर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द आंसर ऑफ oldest model of organizations. Line organization is the answer of oldest model of organization. Correct? So आप इस वीडियो को रोक रोक के आंसर दो और सही आंसर बताने की कोशिश करो। काफी मजेदार वीडियो है और इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव के ऊपर में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14, द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ऑनर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक एम्प्लॉय का ही काम करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी मान सकते हैं कि उसमें क्या हो सकते हैं, वो लोग बड़े लेवल का अधिकारी मान। फाइनेंसर, फाइनेंसर जो पैसा वगैरह लगाया और उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं हो, पैसा लगाया, पैसा मतलब आपको दिया, उसके बदले में फिर पैसा रिटर्न आपसे लिया। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब होता है कि भाई आप 40% आप लगा दो और 60% हम लगा दे, या 50-50 रह जाओ, हमारे प्रॉफिट लॉस में तुम्हारा 50-50 का पार्टनरशिपिंग होगा। तो और डिवेंचर होल्डर मतलब इनडायरेक्टली वो आपका होल्डर है। तो ऐसा कौन सा आंसर होगा कि रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक का किसको माना जाएगा? आई थॉट कि शेयर होल्डर को रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि उसका 50 प्रॉफिट में भी और लॉसेज में भी 50-50 होते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। लेक्चर को देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ लेक्चर पे काफी चीजों को बताया गया है। करेक्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इज द एसेंशियल फॉर अ लीडर्स। इन चार ऑप्शंस में से एक लीडर के अंदर को, लीडर को भरी परिपूर्ण बनाने के लिए चार जो ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सही? एक लीडर के पास क्या होना चाहिए? एक लीडर के पास कौन सी गुण होनी चाहिए? एक लीडर के पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो मैनेजमेंट के पेपर में ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका। एक लीडर है तो एक लीडर को हम लीडर कब बोलेंगे? जब उसके पास कुछ क्वालिटी होगा। तो वो क्वालिटी आपको बताना है कि इन सारे में से कौन सा करेक्ट आंसर है। प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर्स, अप्रूवल ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो उसके अंदर में रहे उसका प्रेजेंस, मतलब उसके चीजों को देखना एक लीडर का काम है। अप्रूवल करना, उसके काम को अप्रूव करना एक लीडर का काम है। या सेम इंटरेस्ट हो, जो काम वो स्टाफ से करवाना चाह रहा है उसके अंदर भी में भी वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई हम इस काम को करवा रहे हैं। या फिर ये सारे के सारे सही, कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर? ऑप्शन जल्दी चार्ट बॉक्स में बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे गुण होना चाहिए लीडर की क्वालिटी का। अगर आप इस चीज को नहीं देखें तो हमारे उस लेक्चर पे जाएं और उस लेक्चर को आराम से पढ़ें, समझे, फिर यहाँ का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मैक्सिमम सिक्रेसी। इस किस बिजनेस में सबसे ज्यादा सिक्रेसी को मेंटेन किया जाता है? सो पार्टनरशिप की अगर बात करें तो यहाँ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिपिंग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो एक बिजनेस का ऑनर जो होता है एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसमें भी लोगों का जो एक कनेक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। और ज्वाइंट स्टॉक में भी आप समझ सकते हैं कि दो चीजों का ही कनेक्शन होता है। तो किसमें हम सिक्रेसी को यानी प्राइवेसी को एक हाई लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं? इसमें किस चारों में से कौन सा आंसर? जल्दी बताइए। सो करेक्ट आंसर इज द पी इज द करेक्ट आंसर, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर में क्या होगा कि एक व्यक्ति होंगे, एक ही अधिकारी होगा, एक ही मालिक होगा, तो उसके अंदर में हमारे सिक्रेसी को कोई नुकसान नहीं होगा और हम आसानी से इसमें अपने सिक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 16 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, अब भी आंसर दें। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द 17 नंबर क्वेश्चन? देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल, एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू टेक्निक क्या है? ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है और ईओक्यू टेक्निक क्या होता है। इस दोनों चीज क्या होते हैं, इसमें आपको आंसर देना है 17 नंबर का। तो 17 नंबर में पहला ऑप्शन जो बताया है, बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए दोनों टेक्निक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है।
ओनली एबीसी इज द इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें बताया एबीसी ही सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक है। लिफो और फीफो आर द इक्वली पोटेंट टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। ये दोनों जो है LIFO और FIFO आर इक्वली पोटेंट इंपोर्टेंट, ठीक है, टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। ये दोनों को बराबर मान के चला या ऑल ऑफ द अबव टेक्निक आर द इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारे के सारे टेक्निक आपका इन्वेंट्री कंट्रोल और EOQ टेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, जो इसके लिए आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ऑल अबव द इंपॉर्टेंट और टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए इम्पोर्ट। ठीक है, टेक्निक्स फॉर द इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसमें आप समझ गए कि बोथ टेक्निक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये सारे के सारे ऑप्शन है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके वीडियो को पढ़ें, वहां से नोट्स बनाएं। और देखो, हम बता दें कि खुद से जो प्रिपेयर्ड नोट्स होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से वीडियो से आप नोट्स बनाओ और वहाँ जाकर भी नोट्स बनाओ, तो ये दोनों मिलाकर आपका, और हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो तीनों अगर आप मिलाकर देखोगे तो आपको काफ़ी समझ में। करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन, वेन 51, यहाँ पे क्या बोला है कि वेन 51% शेयर आर हैंडल गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अगर 51% गवर्नमेंट शेयर को होल्ड करता है तो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? तो 51% है, यानी कि 49% आपका कोई और है, 51%, जिसका रेशियो ज्यादा, और यहाँ पे लिख रहा है गवर्नमेंट। देखो टेक्निक, 51% बोला है जिसका रेशियो ज्यादा, और यहाँ पे किस व्यक्ति का बोल रहा है? गवर्नमेंट का, हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हैंड में है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। इस टेक्निक से भी पकड़ लेंगे। 51% से सबसे ज्यादा शेयर होल्ड, ऑटोमेटिकली बात है कि वो गवर्नमेंट का। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर डूइंग द जर्नल। जो जनरल बिजनेस होता है उसमें जो आपका एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो लागू हुआ था, उसमें मैक्सिमम नंबर, जो इंडियन एक्ट जो लागू हुआ था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितना रखा गया था जनरल बिजनेस के लिए? जनरल बिजनेस के लिए इंडिया के नियम के अनुसार कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब पार्टनरशिप को आप बना सकते हैं? एक बिजनेस, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैक्सिमम कितना? 7, 20, 15 और 10। 7, 20, 15 और कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा 20। कैसे बताते हैं? 1932 में इंडियन एक्ट में इसको लागू किया। इसका मतलब क्या था कि इसमें जनरल जो बिजनेस करना है, जनरल जो बिजनेस करना है उसमें मैक्सिमम नंबर जो हो 20 आप रख सकते हैं। इंडिया के अंदर में 1932 में कानून विकसित किया गया था एज पर इंडियन पार्टनरशिपिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट, मैस्लो एंड द हियरार्ची थ्योरी इज रिलेटेड विद। मैस्लो का और हियरार्ची का थ्योरी में सबसे कॉमन चीज क्या था? दोनों के अंदर में कॉमन क्या था? इसका आंसर बताइए। डायरेक्शन देना, मोटिवेशन करना, कंट्रोलिंग करना या प्लानिंग करना है। 4 ऑप्शन है, आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो दोनों के बीच में मैस्लो और हियरार्ची का एक ही थॉट था कि भाई बंदे को अगर मोटिवेट करोगे तो हाई प्रोडक्टिविटी रेट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज मोटिवेशन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीडर गाइड बिकॉज। लीडर को गाइड क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बताइए। अथॉरिटी, अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ, बताइए, अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ देम। लीडर को गाइड क्यों किया जाता है? जल्दी फटाफट, एक लीडर को गाइड क्यों किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस। देखो, लीडर को गाइड इसलिए किया जा सकता है कि वो अपनी अथॉरिटी संभाले, उसके अंदर में एक पावर आए धीरे धीरे, वो इन्फ्लुएंस, वो अपने जॉब को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को कर पाए, ताकि वो आगे बढ़े, डेवलप करे। इसीलिए इसको गाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो इसका इसलिए किया जाता है। ये चारों ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो आंसर इज द ऑल ऑफ करेक्ट। 21 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज। फादर ऑफ मॉडर्न एक साइंटिफिक मैनेजमेंट था जो टेलर साहब ने बताया, वहां पे हमने बात किया था। और यहाँ पे एक मॉडर्न मैनेजमेंट के ऊपर में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताए थे। उसमें कौन सा बात बताए थे? किसके किसके द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में दिया था? टेलर साहब द्वारा जो बताए थे। और यहाँ पे जो था
वो बता रहा है कि FW टेलर है, हेनरी फयल है, तो भाई सबसे पहले तो इसको काट दो, ये होगा नहीं। हेनरी फयल ने कितना दिया था? 14 स्टेटमेंट दिया था, 14 स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का दिया था। जॉर्ज आर ट्रेडी, ये अलग चीज है। जॉर्ज आर ट्रेडी का बात जो है, उनको अगर माना जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बुक लिखे थे जॉर्ज आर टेरी ने। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इन्होंने बुक लिखा था, कब लिखा था? 1953 के आसपास में, ठीक है। और एफ ड्रकर को अगर माना जाए तो इन्होंने बिजनेस के स्मार्ट फंड को बताया था, स्मार्ट तरीके को। और इनका जो जन्म हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो डेथ किए थे 2005 में, और ये जनरली यूएस के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने बताया था, इनका थॉट था कि ऑल अबव एल्स बी लीडर्स, ऑल अबव एल्स बी लीडर। सारे लोग को लीडर बन सकते हैं, जितने भी लोग हैं सारे लोग आगे चल के लीडर बन सकते हैं। तो ये स्मार्ट मॉडर्न मैनेजमेंट को बताए थे, और इसीलिए इनको बोला गया था, एफ ड्रकर को, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन इन। फुल सेक्रेसी किस चीज में मेंटेन किया जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे। फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन इन, एक जगह और हमने बताया था कि फुल सेक्रेसी कहाँ पे मेंटेन होता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं कि बी इज द सोल प्रोप्राइटरशिप में फुल सेक्रेसी मेंटेन है। यहीं तक आज का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का क्लास, थैंक यू, ठीक है। और यहीं तक ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको हमने प्रैक्टिस करवाया। 23 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया। तो खैर हम लोग को मैनेजमेंट के लिए काफ़ी है, और आप भी इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और हमेशा कुछ नए वीडियो लेकर आपके बीच में आएंगे। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और आप लोग पढ़ाई करें, हमारे ऐप से जुड़े, हमारे जितने भी वीडियो हो उसको शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें यूट्यूब पे। और अच्छे से अच्छे क्लासेस के लिए आपको तो लाइक का बटन ठोकना ही पड़ेगा, तो फटाफट लाइक दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।